नमस्ते, सौरभ नाम है मेरा और आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों के किस्से सुनाने आया हूं। जैसे राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा तो गुस्से में क्या कर बैठे थे मनमोहन सिंह। साधुओं पर गोली चली तो इंदिरा गांधी ने किस मंत्री की नौकरी खा ली, और इंदिरा के बार बार कहने पर भी इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी घड़ी उतार कर क्यों नहीं दी, और किस प्रधानमंत्री का सैटरडे क्लब देश की पॉलिसीज डिसाइड करता था। किताबी बातें देख रहे हैं आप, और आज की किताब है राजकमल प्रकाशन से आई मशहूर पत्रकार रशीद किदवई की लिखी किताब भारत के प्रधानमंत्री, देश, दशा और दिशा। पहला किस्सा मनमोहन सिंह और राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। उन दिनों पीएम थे राजीव गांधी और मनमोहन सिंह योजना आयोग में थे। राजीव ने उन्हीं दिनों एक बयान देते हुए कहा था, ये योजना आयोग जोकरों का एक गिरोह है जो विकास के किसी भी नए विचार को रद्द कर सकता है। मनमोहन सिंह इससे बहुत दुखी हुए और वो योजना आयोग से इस्तीफा देने पर उतारू हो गए। पूर्व गृह सचिव सोमैया बताते हैं कि वो मनमोहन सिंह के पास 1 घंटे तक बैठे रहे और समझाया कि इस तरह के अतिवादी कदम ना उठाएं। कहा कि प्रधानमंत्री अभी युवा और अनुभवहीन है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सच बताएं, ना कि उन्हें छोड़कर चल लें। अंततः मनमोहन मान गए और इस्तीफा नहीं लिखा। मगर आर्थिक मामलों की समझ रखने वाले एक मशहूर पत्रकार ने अपने कॉलम में कटाक्ष किया, जोकर कहे जाने के बावजूद मनमोहन सिंह ने योजना आयोग नहीं छोड़ा। किताब में हमें इंद्र कुमार गुजराल का भी एक किस्सा मिलता है। गुजराल सरकार में बाहर रहे हों या सरकार में, वो एक सैटरडे क्लब चलाते रहे। इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो देश की नीतियों के बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमूमन ये लोग नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जमा हुआ करते थे। एक और किस्सा है, जब गुजराल मॉस्को में भारत के राजदूत थे, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रूस के दौरे पर गई थी। उनके स्वागत सत्कार में रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजराल ने उस वक्त HMT की भारत में बनी एक घड़ी पहनी हुई थी। सोवियत संघ के सर्वेसर्वा ब्रेजनेव को वो घड़ी पसंद आई और उन्होंने उससे जुड़े ढेरों सवाल गुजराल से पूछ डाले। दुभाषे की बातें सुन इंदिरा ने धीरे से हिंदी में कहा, इसको दे दो ना उतार के। मगर कूटनीतिक शिष्टाचार से बंधे गुजराल को ये ठीक नहीं लग रहा था। तब इंदिरा दोबारा बोली, दे दो ना भाई, इतनी अच्छी लग रही है जो इनको घड़ी। लेकिन गुजराल कुछ और सोच कर बैठे हुए थे और उन्होंने शिष्टाचार नहीं तोड़ा और ब्रेजनेव से वादा किया कि वो उन्हें ऐसे ही एक घड़ी भिजवा देंगे। बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और ब्रेजनेव को उस तरह की कई घड़ियां भेजी गईं। अब वो कहानी जब राजीव गांधी ने दावा किया कि अयोध्या के ताले बिना उनकी जानकारी के खुलवाए गए। मामला यह था कि सन 1986 में राम मंदिर के ताले खुलवाए गए थे। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS हबीबुल्ला उस वक्त राजीव गांधी के PMO में थे। दून स्कूल में राजीव गांधी के साथ पढ़े हबीबुल्ला के मुताबिक ये बातचीत सितंबर 1986 में हुई थी, जब वो बोइंग के अंदर PM के केबिन में राजीव के सामने बैठे थे। उन्होंने जब राजीव से पूछा कि क्या वो ताला खोलने से जुड़े इन फैसलों में शामिल थे, तो इस पर राजीव का सीधा सा जवाब था, किसी सरकार का यह काम नहीं होता कि वो पूजा स्थलों के कामकाज तय करने जैसे मामलों में दखल दे। मुझे इस घटनाक्रम का तब तक पता नहीं था। आदेश पारित होने और उस पर अमल होने के बाद तक मुझे बताया नहीं गया था। राजीव का ये जवाब सुनकर थोड़ा चौंकते हुए हबीबुल्ला ने उनसे अगला सवाल किया, लेकिन सर आप प्रधानमंत्री थे। इस पर राजीव का जवाब था, मैं असल में था, फिर भी मुझे इस कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया। मैंने वीर बहादुर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा था, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनकी निगरानी में और जैसी कि अफवाहें थी कि जिनके निर्देशों पर मजिस्ट्रेट ने यह फैसला लिया। मुझे संदेह है कि अरुण नेहरू और माखनलाल पोतेदार थे जो जिम्मेदार थे इसके, लेकिन मैं ये वेरीफाई करा रहा हूं। अगर ये सच है तो मैं कार्रवाई करने पर विचार करूंगा। हालांकि ये राज भी राजीव गांधी के साथ चला गया। अब ऐसा एक और किस्सा, जब बेटी ने स्टेप बाय स्टेप पिता की राह पकड़ी। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भारत रत्न दिया साल 1955 में, और जब राजेंद्र प्रसाद साल 1962 में रिटायर हुए तब नेहरू ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इसी का डेजा वू मूवमेंट हुआ 2 दशक बाद। माने बस वक्त बदला, किरदार बदले, मगर जज्बात नहीं।
कैसे, बताते हैं। इंदिरा के पीएम रहते सन 1971 में जब पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया गया और बांग्लादेश बना, उस वक्त राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। गिरी ने इंदिरा को इस उपलब्धि पर भारत रत्न देने की घोषणा की। वीवी गिरी रिटायर हुए अगस्त 1974 में। अब के कर्ज चुकाने की बारी इंदिरा की थी और साल 1975 में गिरी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। हालांकि तथ्यों की इस घटाटोप में एक बयान मुझे याद आ रहा है। 15 जुलाई 1955 को प्रसाद ने नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा की तो उन्होंने इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा था, चूंकि ये कदम मैंने स्वविवेक से अपने प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बगैर और उनकी सलाह के बिना उठाया है, इसलिए एक बार कहा जा सकता है कि ये फैसला अवैधानिक है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का स्वागत पूरे उत्साह से किया जाएगा। अब एक किस्सा लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा। नेहरू के बाद वही प्रधानमंत्री बने। रशीद किदवई ने इंदिरा के सबसे खास दोस्तों में से एक प्रफुल्ल जयकर के हवाले से दर्ज किया है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शास्त्री ने इंदिरा को बुलाकर प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन इंदिरा ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि बकौर जयकर वो यानी इंदिरा ये महसूस करती थी कि अगर अभी से प्रधानमंत्री वो बन गई तो बर्बाद होकर रह जाएंगी। इसके बाद शास्त्री ने उन्हें कहा कि आपके बिना हम एक मजबूत सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए उन्हें मंत्री पद एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव दिया गया। तब इंदिरा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पद स्वीकार कर लिया। अब वो कहानी जब साधुओं पर गोली चली और गृह मंत्री की कुर्सी चली गई। 7 नवंबर 1966 की बात है। हजारों की तादाद में गोरक्षक, साधु और बहुत से धार्मिक नेता गोरक्षा की मांग करते हुए संसद की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त सुरक्षा बल की कमी थी, सो खतरा देख संसद भवन का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। इससे भीड़ हिंसक हो गई और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद सरकारी भवनों में तोड़फोड़ मचाने लगी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 8 साधुओं की मौत हो गई। इस फायरिंग की देश भर में निंदा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को पद से हटा दिया। इंदिरा के दौर में जब इमरजेंसी लगी तो उस दौर का भी एक किस्सा हमें इस किताब में मिला, जब दिल्ली के कनॉट प्लेस में 80 बरस के एक बुजुर्ग की दुकान थी, पंडित प्लेस। ये बूढ़े दुकान के मालिक इंदिरा के सलाहकार पीएन अख्तर के अंकल थे और उन्हें एक दिन पुलिस हिरासत में सिर्फ इसलिए बिताना पड़ा कि उनकी दुकान के तौलियों पर कीमत का टैग नहीं लगा था। हालांकि तौलियों के बंडल पर कीमत की लिखी हुई थी। कनॉट प्लेस के मशहूर जनता कॉफी हाउस का भी मामला कुछ ऐसा ही था। यहाँ हर रोज पत्रकार, लेखक, वकील और अन्य बुद्धिजीवी मिल बैठते थे। किसी ने संजय गांधी से कह दिया कि कॉफी हाउस में बैठने वाले आपातकाल की आलोचना कर रहे थे। बस फिर क्या था, एक सुबह उस कॉफी हाउस को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि इंदिरा ने इसकी कीमत भी चुकाई और 3 बरस तक वो सत्ता से बेदखल रही। तो अब है चला चली की बेला किताबी बातें कि आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।